सभी छात्रों को सुप्रभात। आज एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार एक नए अध्याय के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई एक ऐसा अक्षर जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्द को हम वर्ण का नाम देते हैं। आप देख सकते हैं, यथा में हमने प्रयोग किया है अ, ह्रस्व ई, क में हलंत है और ज में भी हलंत है। इस प्रकार से यह एक ऐसा वर्ण है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्णमाला दूसरे टॉपिक में आए हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी भी हमने बताया कि यहाँ पर जिसका एक ऐसा अक्षर है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब इसी प्रकार के वर्णों को अगर हम आपस में जोड़ने का काम करें, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि क में हलंत है, क हलंत अ, व ह्रस्व ई, त और आ, अर्थात क और अ मिलकर क बना, व ह्रस्व ई वी और त प्लस आ ता। इस प्रकार से कविता। और इसी के माध्यम से, इस अक्षर के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हम एक वाक्य की रचना भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं र, आ, म और अ, राम का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। वैसे इसके दो प्रकार हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा जो है वो व्यंजन वर्ण है। एक तीसरा भी वर्ण आता है जिसको हम लोग अयोगवा का नाम दिए हुए हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि ये तीसरा अयोगवा है। तो पहले वर्ण में आते हैं, स्वर वर्ण में आते हैं। स्वर वर्ण जिसके दो अलग अलग प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, इसे मूल स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिसकी परिभाषा, यह स्वर अपने आप में ही परिपूर्ण होता है। इसके निर्माण में किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं पड़ती। यह एक ऐसा अक्षर है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इस वर्ण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह स्वतंत्र है और इसलिए इसे ह्रस्व स्वर का नाम दिया गया है, या इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसमें जो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता और इसके निर्माण में दो अक्षरों की सहायता पड़ती है, या यूं कहें कि दूसरे वर्णों की सहायता इसमें पड़ती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए ओ और अ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो अक्षरों की सहायता यहाँ पे ये पड़ी है, जिसके बाद यह दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण में आते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। यानी व्यंजन वर्ण के चार प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर व्यंजन। इसकी संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, अर्थात क से लेकर अंग तक के अक्षर को कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का नाम दिया गया है। अंतःस्थ में है य, र, ल, व। इस प्रकार से ये चार इसकी संख्या है। उसमें तलाब्श, मूर्धन्य, दंश और ह। इस प्रकार से यह चार वर्ण है। और संयुक्ताक्षर व्यंजन जिसमें श, त्र, ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर वर्ण जो है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें दो अक्षरों के संयुक्त रूप से, है ना, एक नए अक्षर का निर्माण हुआ है। इसमें दो स्वर है, दो वर्ण है और दो वर्णों के मिलने से यहाँ पे एक नए वर्ण का निर्माण हुआ है। इस प्रकार इसकी परिभाषा भी हम जाने। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से अंतःस्थ व्यंजन, आप देख सकते हैं यहाँ ऐसा वर्ण जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस तरह से
संयुक्ताक्षर व्यंजन है तो ऐसा वर्ण जिनका निर्माण दो अक्षरों से मिलकर बना हो उन्हें संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से यह व्यंजन वर्ण की जानकारी आपको दी जा रही थी। अब आते हैं तीसरे वर्ण की ओर, जिसे नाम दिया गया है अयोगवाह। अयोगवाह आप देख सकते हैं कि ऐसा वर्ण या चिन्ह जिसका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं होता फिर भी लेखन में काम आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। लेखन में इसका विशेष प्रयोग होता है और इसका आप देख सकते हैं इसका भी बहुत सारा प्रकार है, अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविराम, यम, और इसके पहचान चिन्ह यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं, इसे अर्धविराम कहते हैं और इसे पल्लित कनी अर्थात किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद पुनः यह प्रथम अक्षर आए, इसे यम का नाम दिया गया है, जो अयोगवाह का ही यह एक प्रकार है ना। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने स्वर वर्ण की परिभाषा को हमने लिखा है, वे स्वतंत्र वर्ण जिनकी उच्चारण प्रक्रिया हेतु अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्वी दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ डी, ए, ओ, औ। और इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण को भी हमने परिभाषित किया है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि क एक व्यंजन है और अ क्या है, स्वर है। इन दोनों के मिलने से पूरा क बना, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से। तो इस क का उच्चारण जो है स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं था, इसलिए इसमें स्वर का उपयोग किया गया और क हलन प्लस अ इक्वल टू पूरा क का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यह व्यंजन वर्ण की परिभाषा आपके सामने दर्शाई गई। तो इस प्रकार से आपका वर्ण विचार है ना आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से आपको इसको समझ में आया होगा और आप इसका पुनः अध्ययन करें और अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद है ना आप इसका विशेष प्रयोग करें और अगले वीडियो के साथ फिर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।